Hello students, this is video number 2 on Big M method। इससे पहले हमने बिग एम मेथड लगाते कैसे हैं वो सीखा था पहली वीडियो में। अब इसमें हमारा केस आएगा, केस ऑफ इनफिजिबिलिटी, की कैसे पता चलता है कि प्रॉब्लम इनफिजिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो बेटा देख के आना, बिग एम मेथड की फर्स्ट वीडियो वो ज़रूर देख लेना, तभी ये वाला मेथड अच्छे से समझ आएगा, ये वाला केस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन में ये बात कभी नहीं लिखी होती कि क्वेश्चन इनफिजिबिलिटी का है या अनबाउंडेडनेस का है या नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ओनली से सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बिग एम मेथड। ओके, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ दिस -x1 -3x2 + x3 सब्जेक्टेड टू दीज कंस्ट्रेंट्स। आपको पता है कि सिंप्लेक्स मेथड जब तक किया हमारे कंस्ट्रेंट सारे लेस देन इक्वल टू के थे। बिग एम मेथड की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि ये लेस देन के, ग्रेटर देन के और इक्वल टू के कंस्ट्रेंट्स को हैंडल कर लेता है, जो कि सिंप्लेक्स मेथड कर नहीं पा रहा था। इसीलिए सिंप्लेक्स मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बिग एम मेथड बनाया गया, राइट। तो अब हमें करना क्या है, जैसे हमने सिंप्लेक्स में करते थे सेम, जैसा आपको हमने पहले वाली वीडियो में सिखाया बिग एम में कैसे काम करते हैं, वही सेम काम देखना है। सबसे पहले चेक कीजिए कि जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं आपके, उनकी RHS पॉजिटिव है कि नहीं। राइट साइड पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, ये जहाँ पे मेरी पेंसिल है, दिस इज द RHS ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट 4, 4 एंड 3। ये पॉजिटिव है तो काम ओके है। अगर नहीं होती पॉजिटिव, किसी भी एक की नेगेटिव होती, तो आप उस पूरे कंस्ट्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते, तो आपकी राइट साइड पॉजिटिव होती और हम फिर उसको कंसीडर करते। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन भी करा दूंगी उसका। तो पहली कंडीशन हमने अपनी चेक कर ली। फिर हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो किस चीज़ का है। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है। मिनिमाइजेशन का है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रखना है। अगर मैक्सिमाइजेशन का होता तो फिर से आपको सारों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता, जैसा कि हम सिंप्लेक्स मेथड में करते हैं, राइट। फिर थर्ड कंडीशन देख लो, जो आपके ये x1 x2 x3 जो लास्ट की कंडीशन होती है, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, ये सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, जो क्वेश्चन में लिखे हैं। तो ये भी ठीक है। कई बार वो लिख देते हैं कि ये वाला वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, तो फिर उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी आके देखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब हम इसकी क्या लिखेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे हमने सीखी है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी सीखी हुई है और सिंप्लेक्स मेथड में भी सीखी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको इक्वालिटी कंस्ट्रेंट बना दो, इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो वो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, लेस देन का कंस्ट्रेंट हो तो स्लैक वेरिएबल डालो, ठीक है, जैसे सिंप्लेक्स में डाला था। और अगर ग्रेटर देन का कंस्ट्रेंट हो तो हमें क्या करना है, अब हमारे को क्या समझ आ रहा है ग्रेटर देन के कंस्ट्रेंट में, कि ये वाली जो मेरी लेफ्ट साइड है ये ग्रेटर है राइट साइड से। जहां मेरी पेंसिल है देखो, लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड में कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी वो मेरा राइट साइड के बराबर आएगा। तो हम इसमें जो चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। जो क्वांटिटी सरप्लस में थी उसको हटाना है हमें, उसको कम करने के लिए हम माइनस कर देंगे सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल हमेशा ऐड होता है लेस देन के कंस्ट्रेंट में, और सरप्लस वेरिएबल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू के कंस्ट्रेंट्स में। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि जब भी आप सरप्लस वेरिएबल डालेंगे तो साथ में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी डालना होता है। ठीक है ना, तो हमने इसको लास्ट वीडियो में सीख भी लिया कैसे काम करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम का, तो -x1 -3x2 + x3 कुछ नहीं चेंज किया, इसको एज इट इज लिखे रहने दिया। अब जो मेरा लेस का कंस्ट्रेंट है x1 + x2 + 2x3 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंस्ट्रेंट गिवन है ना मुझे, तो मैं इसमें क्या करूंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्लैक वेरिएबल डालूंगी। लेस देन के कंस्ट्रेंट पे हमेशा स्लैक वेरिएबल डालना है, लेस डाला और इसको इक्वल टू कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, ग्रेटर का साइन है ना सेकंड वाला, तो ग्रेटर वाले साइन के कंस्ट्रेंट है तो इधर कुछ माइनस किया, माइनस जो किया वो था सरप्लस वेरिएबल, माइनस कर दिया। अब क्योंकि इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाता, इसलिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना पड़ जाता है। मैंने ये पहली वीडियो में सिखाया है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है और इसे क्यों डालते हैं। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से सुन के आइए इस बात को। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि सरप्लस वेरिएबल के साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल हमेशा ऐड होता है। थर्ड कंस्ट्रेंट में आ जाओ, देखो थर्ड कंस्ट्रेंट में भी ग्रेटर का साइन है, तो क्या करोगे, सरप्लस माइनस करोगे और आर्टिफिशियल ऐड कर दोगे। ठीक है, तो सरप्लस माइनस कर दिया और आर्टिफिशियल ऐड कर दिया आपने। और ये सारे वेरिएबल्स x1 x2 x3 तो ग्रेटर देन 0 थे ही क्वेश्चन में, S1 S2 S3 भी आपके ग्रेटर होंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई तो प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर कंस्ट्रेंट का जो काम था वो तो हुआ ही नहीं। ठीक है ना, और वैल्यू छोटी हो जाएगी।
और A1 और A2 भी मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इनकी एंट्री ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगी, हमें पता है कि हमने 0 वैल्यू देते हैं, 0 कॉस्ट इज असाइन टू ऑल दी स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, तो हमने डाल दिया 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। और ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं इनकी कॉस्ट दी जाती है कैपिटल M, वेयर M इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। तो मेरे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल है A1 A2, तो मैंने दोनों की एंट्री कर दी प्लस MA1 प्लस MA2, वेयर M इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये लार्ज पॉजिटिव नंबर होगा तो आंसर, फाइनल आंसर में कभी भी A1 A2 नहीं आएगा, अगर आ गया तो प्रॉब्लम इनफिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बहुत बारी बताया कि कैपिटल M का मीनिंग होता है वेयर M इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इस M की वजह से इस मेथड का नाम बिग M मेथड पड़ गया, ठीक है। तो चलिए अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म डल गई है, अब हम टेबल सेट करेंगे। टेबल कैसे सेट होगी, जैसे सिंप्लेक्स में करते थे, CB VB XB से ही टेबल स्टार्ट होगी। जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं X1 X2 X3 वो लिखे, हमने डाले थे सरप्लस और स्लैक वेरिएबल S1 S2 S3, तो वो भी लिख दिए, और A1 A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले थे हमने, वो भी लिख दिए। अब हम इनके अंदर कंस्ट्रेंट्स को उतारेंगे। देखो सबसे पहले कंस्ट्रेंट पे आ जाइए, ये देखिए जहाँ पे मेरी पेंसिल है X1 X2 2 X3 और S1, इनको डालो। X1 के नीचे 1, X2 के नीचे 1, X3 के नीचे 2, S1 का कोफिशिएंट 1 है तो 1, जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं वो लिख दिए मैंने। X1 का कोफिशिएंट 1 है, X2 का 1 है, X3 का 2 है, S1 का 1 है, S2 है नहीं तो 0, S3 है नहीं तो 0, A1 भी नहीं है, A2 भी नहीं है, तो मैंने इसको 0 डाल दिया, ठीक है। अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखो, ये वाला, ये मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये थर्ड है। सेकंड कंस्ट्रेंट की वैल्यूज डालेंगे। देखो X1 का कोफिशिएंट -1, X2 है नहीं तो 0, X3 का कोफिशिएंट 1 है, S1 है नहीं तो 0, S2 -1 है, S3 नहीं है तो 0, A1 का कोफिशिएंट 1, A2 का 0। ऐसे थर्ड कंस्टेंट उतार लो बेटा। देखो X3 का 1 है, S3 का -1 और A2 का 1, बाकी चीजें है नहीं तो सब जगह पे 0 आ गया, ठीक है। फिर ये राइट साइड उतारते हैं, 4 4 3, जो राइट साइड होती है आपकी इक्वेशंस की, इनको उतारते कहाँ पर है, XB के कॉलम में, तो 4 4 3, ठीक है। और CJ में क्या वैल्यूज उतरती हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उतरता है CJ में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ देखिए मिनिमम के साथ जो ब्रैकेट में लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, X1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 आ गया। X2 का कोफिशिएंट -3, X3 का 1, S1 S2 S3 के 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों M। ये देखो मैंने यहाँ से उतारा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होती है कॉस्ट, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हर वेरिएबल का कोफिशिएंट ले लिया, जहाँ मेरी पेंसिल है यहाँ से हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट लिया और CJ में फिट कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि VB के कॉलम में क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में। तो आप देखो VB के कॉलम में वो चीज आती है जो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही है। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो कौन कौन बना रहा है, यहाँ पे देखो S1 A1 और A2। देखो S1 A1 A2 क्या बना रहे हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मेरे क्या बन गए, बेसिक वेरिएबल बन गए। बच्चों याद रख लीजिए, जब स्लैक वेरिएबल डालेंगे तो स्लैक आएगा, सरप्लस वेरिएबल डालते हो तो उस वाले कंस्ट्रेंट में से आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल कर आता है। दोबारा से सुन लीजिए, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में मैंने स्लैक वेरिएबल S1 डाला था तो ये बनेगा बेसिक। सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर आर्टिफिशियल डाला है तो आर्टिफिशियल बनेगा। आर्टिफिशियल तो डाला ही इसलिए था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंदर बना दे, तभी VB बनेगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। हमेशा पहले का स्लैक वेरिएबल डल रहा होगा जिस कंस्टेंट में, तो स्लैक वेरिएबल आएगा, आर्टिफिशियल डल रहा है तो आर्टिफिशियल आएगा, ठीक है। अब इनकी कॉस्ट कहाँ से लिखते हैं, CB की कॉस्ट CJ के कॉलम से लिखते हैं। तो देखिए S1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, CJ 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। A1 और A2 के ऊपर क्या लिखा है, M, तो इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे M। तो मेरी टेबल तो सेट हो गई। अब तो टेबल सब बच्चों को सेट करनी आ गई होगी, सिंप्लेक्स में भी सिखाई है, इससे पहले वाले वीडियो में भी सिखाई है, बिग एम में, ठीक है। अब एज यूजुअल ZJ कैलकुलेट करेंगे। ये आपको मैंने बता रखा है, जिस भी कॉलम का ZJ कैलकुलेट करना है उसको CB के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमेंट वाइज। तो देखिए X1 का CJ मेरे को ZJ निकालना है, तो X1 वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए CB वाले कॉलम से। देखो 0 × 1 0, ठीक है। फिर M × -1 क्या आया, -M, और 0 × M 0 आ गया, तो मेरा ZJ क्या आ गया, -M। ऐसे ही X2 का कैलकुलेट करो। देखो बेटा 0 × 1 0, M × 0 0, M × 0 0, कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब X3 के कॉलम को CB से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0 × 2 0 प्लस M, तो ये हो गया मेरा 2M, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा -M। अब आप सब कर सकते हो बेटा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक।
अब ZJ माइनस CJ निकालना है, तो देखो माइनस M x1 के कॉलम में माइनस M है ZJ और इसका CJ ये देखो ऊपर लिखा जहां मेरी पेंसिल है -1, तो क्या आ जाएगा माइनस M माइनस -1 तो बन गया +1। ऐसे ही देखो 0 माइनस -3 तो ये बन गया 3। ठीक है, तो इसी तरीके से ZJ सब नीचे लिखे होते हैं और CJ मेरे ऊपर लिखे होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर ये आ गया ZJ माइनस CJ। एक बार नज़र जरूर मार लीजिए कि काम सही है कि नहीं। उसके लिए क्या करें, हमें पता है प्रॉपर्टी होती है ZJ माइनस CJ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेसिक वेरिएबल इज 0। तो देखिए S1 A1 और A2 मेरे VB के कॉलम में लिखे हैं, इनके ZJ माइनस CJ देखो S1 का क्या आया है 0, A1 का क्या आया है 0 और A2 का क्या आया है 0। तो जो वो वेरिएबल्स VB के कॉलम में लिखे होते हैं उनके ZJ माइनस CJ हमेशा 0 आते हैं, वो मेरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा काम सही है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अगर ZJ माइनस CJ एक भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको एंटर कराएंगे। तो आप देखिए इधर तो -M लिख दिया, M तो कोई बहुत लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, उसके आगे माइनस लग गया तो वो नेगेटिव नंबर बन गया, तो ये तो ठीक है मेरा x1 के नीचे वाला। ये 3 मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, और ये 2M माइनस 1 ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि M पॉजिटिव है तो उसका कोफिशिएंट 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो और पॉजिटिव नंबर होगा। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम एंटर कर देंगे टेबल के अंदर। आपको पता है लार्जेस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ को हम एंटर कर देंगे। बाकी ये देखो ये वाला M और ये -M दोनों मेरे नेगेटिव होंगे, S2 और S3 वाले। तो मेरे को कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक ये 3 और एक ये 2M माइनस 1। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, नेचुरल सी बात है 2M माइनस 1 वाला बड़ा होगा, क्योंकि M तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। ना समझ आए तो मन में कोई वैल्यू सोच लो इसकी, सपोज 1000 इसकी वैल्यू है तो 2000 माइनस 1 के करीब हो गया ये, और ये 3 है तो ये बड़ा हो गया, तो इसको एंटर करा देंगे। तो x3 मेरा क्या बन गया, एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है, और जिसको मैंने ये ब्लू कलर से मार्क किया ये बन गया मेरा पाइवेट कॉलम। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टेबल में S1 A1 या A2 में से किसी एक की जगह पर मेरा x3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको अब समझ आ चुकी है कि कैसे निकालते हैं हम, कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। अब क्या निकालेंगे, रिप्लेसमेंट रेशोज, ये देखने के लिए कि x3 को अंदर लगाने के लिए किसको बाहर करें, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रेशोज निकालेंगे। रिप्लेसमेंट रेशो का फॉर्मूला XB अपॉन पाइवेट कॉलम ग्रेटर देन 0। तो मेरा देखो XB का कॉलम ये है जहां मेरी पेंसिल है 4 4 3, और पाइवेट कॉलम कौन है जिसको मैंने ये ब्लू कलर से मार्क किया है 2 1 1। डिवाइड कर दो कॉरेस्पॉन्डिंगली, 4/2 तो ये आ गया 2, 4/1 तो ये आ गया 4, 3/1 तो ये आ गया मेरा 3। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट हो गया, तो 2 मेरी सबसे कम रिप्लेसमेंट रेशियो है, तो 2 सिलेक्ट हो गई। अब ये 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मुझे पता चला मेरा S1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, तो नेक्स्ट टेबल में S1 चला जाएगा और उसकी जगह पर x3 आ जाएगा, और ये जो उसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया ये वाली रो मेरी क्या बन जाएगी, पाइवेट रो बन गई। ठीक है, और ये जो एलिमेंट 2 लिखा हुआ है x3 के नीचे, जो कि एलिमेंट पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों के बीच में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, पाइवेट एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया हुआ है, वही CB VB XB, ठीक है, x1 x2 x3 S1 S2 S3 A1 और A2। ठीक है, अब VB के कॉलम में क्या आया, S1 की जगह पर मेरा x3 आ गया, बाकी मेरे दोनों के दोनों अपनी जगह पे एज इट इज रह जाएंगे। ये सबको पता है, जैसे सिंप्लेक्स में भी करते हैं और इससे पहले बिग एम में भी सिखाया, राइट। तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया, और आपको पता है CJ पूरे कॉलम में कभी चेंज नहीं होता, पूरे सब उसमें चेंज नहीं होगा CJ, पूरा क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो जाता। तो CJ मेरा एज इट इज रह जाएगा, पुरानी टेबल से हमने यूं का यूं कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे M और M आपको पता है। अब CB का कॉलम कहाँ से फिल होता है मेरा, CB इज ऑलवेज फिल्ड। देखो इसमें VB में ये चेंज आया कि मैंने S1 जो कि मेरा आउटगोइंग वेरिएबल था, देखो मैंने लिखा कि S1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, तो इसकी रो को पाइवेट रो बोला, और x3 एंटरिंग वेरिएबल है, तो x3 की जगह पर मेरा क्या आ गया, S1 की जगह x3 आ गया। अब इसकी CB की कॉस्ट लिख लो यहाँ पे, देखो x3 को देखो कहाँ लिखा है, x3 के ऊपर CJ क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब A1 और A2 के ऊपर देखो क्या लिखा है, M और M, तो A1 A2 की जगह पे आ जाएगा M। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है, देखो अब x3 A1 और A2 ये अंदर जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना है। मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या था, 2 था, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगी, पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूंगी।
तो मेरी न्यू R1 क्या निकल कर आएगी, 1/2 ओल्ड R1। मैं दोबारा बोल रही हूँ, पाइवेट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, विच इज, देखो पाइवेट एलिमेंट वो होता है जो पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में लाई करे। तो मेरा क्या है, 2 है, तो 2 मेरा पाइवेट एलिमेंट बन गया। अब मुझे नेक्स्ट टेबल में इस x3 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवाना है। तो ये x3 यहाँ पे जो ये पाइवेट एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे और इसके नीचे ये 0 और ये वाला भी 1 भी 0 हो जाएगा। इन दोनों को मुझे 0 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, इसी से डिवाइड कर दो पाइवेट एलिमेंट को। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो मेरी न्यू R1 हो जाएगी 1/2 ऑफ ओल्ड R1। तो मेरा आ जाएगा, देखो 4/2 करूंगी 2, इधर 1 की जगह हो जाएगा 1/2, फिर 1/2, फिर 1 आ जाएगा। देन इस S1 का हो जाएगा 1/2, 0 0 0 0। ठीक है, तो मैं इन चेंजेस को नीचे रिफ्लेक्ट कर देती हूँ अपनी टेबल में। तो मेरा देखो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 2, 1/2, 1/2, 1, 1/2, 0 0 और इसमें भी था 0 और 0। अब हमें क्या करना है, हमारा ये x3 था ना पाइवेट कॉलम जो बना था, अब इसके नीचे यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल है यहाँ पे भी 0 लेकर आना है और यहाँ पर भी 0 लेकर आना है। कैसे लेकर आते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो कि हमने बेसिक अपना सीख लिया था सारा सिंप्लेक्स मेथड में। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब उसको 0 लेकर आने के लिए मेहनत करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो R2 लिख रही हूँ मैं नई पहले, तो न्यू R2। मैंने बताया जिसको भी नया करना है पहले उसका ओल्ड लिखो, फिर माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जो रो आपने अभी अभी ठीक करी है। मैंने क्या ठीक किया, अभी मेरे पास टेबल में सिर्फ न्यू R1 ही तो आई है, तो जो हम सबसे पहले ठीक करते हैं उसी की हेल्प लेंगे, न्यू R1। ठीक है, तो देखिए ओल्ड R2 क्या थी मेरी, देखो मेरे ओल्ड R2 के एलिमेंट क्या है, 4 -1 0 1 0 -1 0 1 और 0। और किस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस 1 को ही 0 बनाना है ना, तो जिस एलिमेंट को 0 बनाना होता है वही लिख देते हैं। वहां पे फॉर्मूले में बताया था आप कहाँ लिखना है। तो मुझे इसको जिसको 0 बनाना है उसको इस ब्रैकेट में लिखा मैंने 1। अब ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिख लो, 4 -1 0 1 0। बेटा ओल्ड चीज ओल्ड टेबल से मिलेगी, तो 4 -1 0 1 0 -1 0 1 और ये आ गया मेरा 0। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब देखिए न्यू R1 कौन सी है, ये जो नई टेबल में लिखी है 2 1/2 ये वाली जहां मेरी पेंसिल है। अब इसको कॉपी कर लो, देखो 2 1/2 1/2 1, फिर क्या है 1/2 और 4 बार 0, तो 1/2 0 0 0 और 0। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये क्या आया 2, ये आ जाएगा -3/2, ये आ गया -1/2 0 -1/2 -1 0 1 और 0। इन सबको लिख दो न्यू R2 की प्लेस पर। ठीक है, तो 2 -3/2 -1/2 0 -1/2 और क्या है -1 0 -1 0 1 0। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही सिमिलरली R3 निकालेंगे। तो देखिए न्यू R3 निकालनी है, तो न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो आएगा, मल्टीप्लाइड बाय न्यू जो हमने सबसे पहले ठीक करी थी, हमने R1 ठीक करी थी ना सबसे पहले, तो वही आएगी। दोनों के अंदर सेम आती है, जो ये देखो इधर भी न्यू R1 आया तो नीचे वाले में भी R1 आएगा। तो अब देखिए पहले तो मुझे ये देखना है किस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो देखिए ओल्ड टेबल के अंदर मेरा ये 1 था ना जिसको 0 बनाना है ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, तो मैं जहां पे 0 बनाने वाला एलिमेंट लिखते हैं वहां लिख दूंगी 1। और ओल्ड R3 के एलिमेंट क्या लूंगी, देखो 3 0 0 1 0 0 -1 0 1, ये जहां मेरी पेंसिल है ये मेरे ओल्ड R3 के एलिमेंट्स है, तो इसकी जगह पे ओल्ड R3 में मैं ये एलिमेंट्स लिख दूंगी। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने लिखा इन सब बच्चों को, इन सब नंबर्स को 3 0 0 1 0 0 -1 0 1। अच्छा ये क्या एलिमेंट होता है जिसको 0 बनाना है, वो क्या दिखाया था मैंने आपको टेबल में 1। ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने 1, जिसको 0 बनाना है उसी की हेल्प ले लो। ठीक है, और R क्या चीज आएगी जिसको सबसे पहले ठीक करते हैं वो लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे न्यू R1 के एलिमेंट्स क्या थे, 2 1/2 1/2, ये कहाँ से लेते हैं, नई टेबल से लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अब सब बच्चों को हो गई होगी क्योंकि सिंप्लेक्स सीख चुके हो आप। ठीक है ना, तो ये आ गया दिस वन। ठीक, सो ये आ गया
ये अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं इनको ऊपर कॉपी कर देती हूँ मैं नई टेबल में मेरी, ठीक है। सो 1 माइनस हाफ, ज़ीरो, माइनस हाफ, ज़ीरो, -1, 0 और 1। तो टेबल सेट हो गई मेरी। अब फिर से आप क्या करेंगे, ZJ कैलकुलेट करेंगे। ZJ कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। कॉलम, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से। तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 3/2m माइनस हाफ m। ठीक है, तो ये कितना बन गया मेरा, -4/2m यानी कि -2m। तो 1/2 माइनस 2m। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या आ जाएगा, देखो 1/2 माइनस हाफ m माइनस m, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस m हो जाएगा। दिस इज -m, m और m। ठीक है बेटा, कैसे करवाया, जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको हमने CB के कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और सबको ऐड कर दिया आपस में। तो अब निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2m। कैसे माइनस कर रही हूँ बेटा, देखो ये जो ZJ है 1/2 माइनस m, इसके ऊपर जो CJ लिखा है -3, इसको माइनस करना है। तो 1/2 माइनस m माइनस -3, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो 1/2 माइनस m +3, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा हाफ माइनस m। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो देखो बच्चों, जो ये मेरे ZJ माइनस CJ अभी अभी निकले हैं, इनको देखिए कि क्या ये सारे नेगेटिव हैं। अगर ये सारे मेरे नेगेटिव हैं तो मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखो ये इनका ना, सबसे पहले तो m का कोफिशिएंट देख लिया करो। जिस m का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो गया नंबर। देखिए इधर क्या है, 3/2 माइनस 2m। देखो m बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ कोई नेगेटिव क्वांटिटी आपने मल्टीप्लाई करी तो वो और नेगेटिव हो गया। उसमें अगर छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले तो m का कोफिशिएंट ही देख लिया करो। m का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नंबर हो गया। ऐसे इधर देखो, इसमें भी 1/2 माइनस m प्लस 3, इसमें m का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। इसके साथ माइनस कर दिया तो माइनस हो गया नेगेटिव। उसमें छोटा सा पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये वाला 1/2 माइनस m, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इधर भी माइनस m, इधर भी माइनस m। सो ऑल ZJ माइनस CJ आर लेस देन इक्वल टू 0। तो टेबल तो मेरी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, अब टेबल खत्म हो गई तो सॉल्यूशन क्या है। तो आप देखिए, आपको ये चीज देखनी है कि मैंने आपको बता रखा है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने सिस्टम में सिर्फ इसलिए डाले थे क्योंकि मुझे कोई बेसिक वेरिएबल नहीं मिल रहा था, कोई अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना रहा था। इन सब का फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर ये खत्म नहीं हुए तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम के अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज है। अब आर्टिफिशियल चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर हमारी तो रह रही है। देखो A1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और A2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसे सिस्टम में अगर फाइनल सिंप्लेक्स टेबल बन चुकी है, आपकी फाइनल टेबल बन चुकी है, सारे ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 आ गए आपके, और आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम के अंदर बच गया, VB के कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल बच जाए, और वो भी पॉजिटिव लेवल पे बच जाए। पॉजिटिव लेवल मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। जैसे A1 की वैल्यू 2, A2 की 1। देखो नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि XB के कॉलम में कभी नेगेटिव नहीं आता, बट 0 आ सकता था। 0 आ जाता तो प्रॉब्लम डी जनरेट होती, और अगर नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, पॉजिटिव आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम इनफिजिबल होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इफ ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 इन द फाइनल टेबल एंड A1 and the artificial variable remains in the basis at positive level। एक भी रह जाए, मान लो A1 चला जाता, A2 रह जाता, तो भी प्रॉब्लम इनफिजिबल हो जाएगी। एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम में रह जाए पॉजिटिव लेवल पे, देखो A1 के आगे 2 और A2 के आगे 1, पॉजिटिव लेवल मतलब XB के कॉलम में उसकी वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी प्रॉब्लम इनफिजिबल हो जाएगी। तो लेट अस राइट दिस थिंग, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0। तो अब काम तो हम आगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे ही ZJ माइनस CJ लेस देन 0 हो जाते हैं हम रुक जाते हैं वहां पे। एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2, ठीक है, एक भी रह जाए, आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 एंड A2 रिमेन्स इन द बेसिस, बेसिस मतलब VB का कॉलम, रिमेन्स इन द बेसिस एट पॉजिटिव लेवल।
पॉजिटिव लेवल का क्या मीनिंग होता है मेरा कि उनकी वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 1 है। देयरफॉर द प्रॉब्लम इज इनफिजिबल, इसके अंदर कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है। जब फिजिबल रीजन नहीं है तो आंसर भी नहीं निकलेगा, हेंस नो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम इज इनफिजिबल, राइट। तो ये क्वेश्चन यहीं पर मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द केस ऑफ इनफिजिबिलिटी। ये एक केस बताया इनफिजिबिलिटी का, इनफिजिबिलिटी और भी एक तरीके से आ जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगी मैं, ठीक है बच्चों। तो टिल देन आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हियर।